नमस्कार, आदाब, स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम लेकर के आते हैं जानकारी और सूचनाओं से भरपूर विषयों को और आपसे जुड़े हुए कुछ ऐसे सरोकारों को और इसके अलावा कुछ उत्प्रेरक कहानियों को। सर्दी का मौसम है और ठिठुरन काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्हीं कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। कहते हैं प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इन लाइनों को चरितार्थ कर दिखाया है महज 10 साल की सुशीला मीणा ने। सुशीला ने इस तरीके से गेंदबाजी की कि जिसके बाद वो दुनिया भर में वायरल हो गई। दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जब उसकी गेंदबाजी देखी तो उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और कहा कि इसकी गेंदबाजी तो ज़हीर खान की जैसी है और उनसे तुलना की। जिसके बाद क्या था, पूरे दुनिया भर में सुशीला वायरल हो गई और उसके बाद में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको निमंत्रण दिया कि जयपुर बुलाया और उसके साथ में उनको गोद लिया कि उनके जो खर्च हैं उनको क्रिकेट एकेडमी में रख करके क्रिकेट सिखाने का पूरा बीड़ा आरसीए ने उठाया। प्रतापगढ़ की रहने वाली इस गरीब बच्ची ने कितना अच्छा काम किया है, आइए इस विशेष रिपोर्ट में देखते हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती। ऐसा ही कर दिखाया है आदिवासी अंचल की 10 साल की सुशीला मीणा ने। सुशीला मीणा अपनी तेज गेंदबाजी एक्शन के चलते सुर्खियों में आई हैं। सुशीला के वीडियो को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी प्रोफाइल पर साझा कर उसकी गेंदबाजी एक्शन की तुलना ज़हीर खान से की थी। इन चर्चाओं के बीच सुशीला को राजस्थान सरकार की ओर से सपरिवार जयपुर बुलाया गया। यहां सवाई मानसिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की मौजूदगी में सुशीला को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए की ओर से गोद लिया गया। मुख्यमंत्री जी की शुरू से इच्छा रही है कि राजस्थान को खेलों का भारी स्कोप है, इसको बढ़ावा देना है और हरियाणा से और बड़ी बड़ी स्टेट से जो खेलों में आगे उनसे आगे राजस्थान को लेके आना है। उसी संकल्पना के मद्देनज़र माननीय खेल मंत्री जी लगातार राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं और जो ही पता लगा कि सुशीला मीणा जैसी प्रतिभा का किसी ने सम्मान स्वागत के प्लानिंग की जा सकती है तो तुरंत हमें निर्देश मिले और आज सीएमओ में कार्यक्रम होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तबीयत थोड़ी नासाज है इस वजह से, लेकिन उनका शुरू से ही मन रहता है कि खेलों को बहुत बढ़ावा मिले और चूँकि क्रिकेट खेलों में बहुत अलग एक स्थान रखता है और इस बच्ची के लिए जो ही जानकारी मिली तो हमारी प्रतापगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन वहाँ पे गई और माननीय खेल मंत्री जी ने मोबाइल से बात की और बात करने के बाद में इनको बुलवाया और आज इनको गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हुई है। राजस्थान क्रिकेट संघ ने सुशीला के खाने पीने रहने और बेस्ट से बेस्ट कोच कैसे मिल सकते हैं उसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने ली है। इस दौरान सुशीला को नया क्रिकेट किट भी गिफ्ट किया गया। अब सुशीला के खाने पीने, रहने और पढ़ने के साथ उसे उच्च गुणवत्ता के क्रिकेट को सिखाने की सारी जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एकेडमी की होगी। जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में सुशीला खुशी के इन पलों से काफी खुश नजर आईं। उसने बड़े होकर देश के लिए क्रिकेट खेलने का संकल्प लिया। 3 साल से प्रैक्टिस कर और 3 साल से ही खेल रहे। क्या खेलती हूँ गेम में? बॉलिंग कराती हूँ फास्ट? हाँ, बॉलिंग करती हूँ। स्कूल में सब बच्चे खेलते हैं साथ में क्रिकेट? हाँ, सब बच्चे खेलते हैं। कितने लड़के लड़कियाँ? 30। किसको देखकर खेलना सीखा था क्रिकेट? किसी को देखकर नहीं, अपने आप नहीं सीखा। कौन कौन मिलने के लिए आया आपसे? बहुत सारे मिलने तो आए, नाम नहीं याद। सुशीला मीणा प्रतापगढ़ जिले के धरियावत तहसील के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। वहां क्रिकेट की कोई खास सुविधाएं नहीं हैं। फिर भी सुशीला ने अपने जज्बे और मेहनत से क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। उनके स्कूल टीचर ईश्वर मीणा ने उन्हें क्रिकेट सिखाया है, जिसकी वजह से सुशीला ने यह सफलता पाई है। वहीं सुशीला के पिता इस उपलब्धि से काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है और सचिन तेंदुलकर सर को हम तो भगवान मानते हैं, उसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। जो पहले हमारी बच्ची को उसने ट्वीट किया तो आज बच्ची वायरल हुई थे, देश के लिए पूरी विश्व में फैला हुई है।
तो इसीलिए धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं सुशीला ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद खेल मंत्री ने सुशीला की काफी सराहना की। किताबें अकेलेपन का साथी होती हैं। किताबें न केवल हमें ज्ञान देती हैं, उसके अलावा हमें जीवन जीने का सलीका भी सिखाती हैं। आधुनिकता के इस दौर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जो युवा हैं उनकी किताबों के प्रति रुचि भी बढ़ी है। लोग किताबें पढ़ रहे हैं और दुनिया भर का ज्ञान समेट रहे हैं। इसी तरीके से बाड़मेर में साहित्य उत्सव और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर साहित्यकार और जो साहित्य प्रेमी हैं वहां पहुंच रहे हैं और तरह तरह की किताबें खरीद रहे हैं। इस मेले में जो साहित्यकार हैं, नामी गिरामी साहित्यकार हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं और जो साहित्य प्रेमी हैं उनके बीच में आपस में संवाद हो रहा है और जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको लोग आपस में शांत कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बाड़मेर में साहित्य मेले में क्या कुछ खास हो रहा है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर साहित्य उत्सव और पुस्तक मेला आमजन के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर हर वर्ग के लिए रुचि के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये पुस्तक मेला 14 जनवरी तक चलेगा। इस मेले में विभिन्न प्रकाशनों की ओर से नामी गिरामी लेखकों और साहित्यकारों की 10,000 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। ये बाड़मेर साहित्य उत्सव है। इसमें 4 कंपोनेंट हैं बेसिकली। एक तो ये बुक फेयर है, तो इसमें हिंदी के, इंग्लिश के जितने भी लिटरेचर के लोग हैं उनकी सभी किताबें उपलब्ध होती हैं। दूसरा बाल साहित्य जो होता है, जो स्कूलों में बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, वो हिंदी में, इंग्लिश में, और जो राजस्थानी मारवाड़ी जो भाषाएं हैं उसमें सारी किताबें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं बाड़मेर शहर के लिए। कोई भी यहाँ के खरीद सकता है। साहित्य उत्सव में 3 दिनों तक कई नामी साहित्यकार अपनी लेखनी और अपने शब्दों के साथ इस आयोजन में साहित्य प्रेमियों से रूबरू होंगे। इन दिनों पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी नजर आ रहे हैं। पुस्तक मेले में यहाँ बहुत सारी पुस्तकें जो हम सोशल मीडिया या इंटरनेट पे देखते हैं, वो सारी पुस्तकें फिजिकली रूप में यहाँ पे हैं और बहुत अच्छी पुस्तकें यहाँ पे, अच्छी वैरायटी की और अच्छी पुस्तकें जो है वो यहाँ पे इस प्रदर्शनी में लाई गई है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। काफी बुक्स खरीदने का मानस भी बना है। युवाओं में खासकर बहुत ज्यादा उत्साह है। युवा आ रहे हैं और किताबें लेके जा रहे हैं और ये साहित्यिक मेला है। इसमें ज्यादातर युवाओं के पढ़ने लायक उपन्यास, कहानियां, किताबें हैं बच्चों के लिए। और इसमें खिलौना जैसी बच्चों के लिए सामग्री भी है और उपन्यास है, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह और भी बहुत सारी तरह की किताबें, इंग्लिश, हिंदी दोनों तरह की। पुस्तक मेला है, यहाँ पे बच्चों के लिए बुक्स है, उपन्यास भी है और काफी हद तक पढ़ने के लिए बड़े छोटे बच्चों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल है। युवाओं के लिए बहुत मोटिवेशनल किताबें हैं, रविंद्रनाथ जी टैगोर की है, तो लोग भी बहुत आ रहे हैं, पहले से भी अभी ज्यादा आ रहे हैं लोग। इस तरह के महोत्सव से लोगों में पुस्तकों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जब हाथ से हाथ मिलते हैं तो बड़े से बड़े संकल्प पूरे होने लगते हैं। जी हां, पाली के भामाशाहों ने मिलकर के 20 करोड़ की लागत से एक भव्य हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है, जहां पर गरीब जरूरतमंदों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीनें हैं, एक्सरे की मशीन है, ब्लड सैंपल की जांच की मशीन है और इसके साथ ही साथ जो आंखों के लिए ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए वो सारी कुछ चीज़ें, सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर। पाली के आसपास की जो गरीब गुरबा लोग हैं या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और अच्छी सुविधा पा रहे हैं और अच्छा इलाज लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ के भामाशाहों ने मिल करके छोटी छोटी पूंजी दे करके, थोड़ी बहुत सहयोग दे करके इतना बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है।
आइए देखते हैं यहाँ के भामाशाहों पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कहते हैं कि जब समाज के लोग मिलकर भलाई का बीड़ा उठाते हैं तो नतीजे चमत्कारिक होते हैं। राजस्थान के पाली में भामाशाहों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। पाली सेवा मंडल की देखरेख में 20 करोड़ की लागत से बना आधुनिक अस्पताल चिकित्सा क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा रहा है। खास बात यह है कि यह अस्पताल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे यह अस्पताल मानव सेवा की मिसाल बन गया है। पाली शहर के नया गांव रोड पर स्थित यह अस्पताल पाली सेवा मंडल द्वारा 7.25 बीघा जमीन पर बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में 2 ऑपरेशन थिएटर, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग 4 वार्ड और आउटडोर में 7 डॉक्टर रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा 10 डायलिसिस मशीनों के लिए एक खास हॉल और डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर भी तैयार किए गए हैं। पाली सेवा मंडल आजादी के पूर्व की संस्था है। प्रारंभ में एक छोटे से गैरेज में, किराए के गैरेज में संस्था चलती थी। इसका थोड़ा बड़ा रूप रघुनाथ जी के मंदिर अस्पताल में नई डिस्पेंसरी बनी, तो वहां भी हमें बहुत तकलीफ आने लगी क्योंकि पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम थी। 4 व्हीलर वहां आ नहीं सकते थे। 2004 में हमारे एक जमीन खरीदी थी 7 बीघा, उसमें हमने इस अस्पताल को शिफ्ट किया और 3 साल में इस अस्पताल को बना के तैयार कर दिया। पब्लिक का पूरा भरपूर सहयोग इसमें रहा और आज एक 20 करोड़ की लागत का अस्पताल आज ये बन चुका है। 80% ऑपरेशन फ्री होते हैं। हर गुरुवार को फ्री कैंप लगता है। अब हमने जो नया अस्पताल बनाया है आंखों का, उसमें सभी प्रकार की लेटेस्ट मशीनें हैं। सभी प्रकार के लेंस फेको मशीन से जो है लगाए जाते हैं। पर्दे की जांच के लिए OCT मशीन ही है जो हर जगह पर नहीं होती है। और रोज का जो है 250 से 300 का आउटडोर है। साल में 60,000 का आउटडोर इस साल रहने की संभावना है। इस अस्पताल में CT स्कैन, एक्सरे और लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रॉमा और हड्डी वार्ड, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधाएं और हार्ट तथा कैंसर विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। कमजोर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ विशेष रियायतें दी जा रही हैं। सबसे बड़ी सुविधा जो पूरे पाली क्षेत्र में नहीं है, कहीं भी नहीं है, इवन जोधपुर में मेरी जानकारी में नहीं है, कि हमने एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन ली है। कई बार हमने देखा है कि मरीज को डायग्नोस्टिक सेंटर तक लाने में भी असुविधा होती है, तो ऐसे मरीजों का उसके बेड पे, उसके घर पे ही एक्सरे हो जाए। अधिकांश एक्सरे, सब एक्सरे तो उसमें नहीं हो पाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अलावा करीब सब एक्सरे हम घर बैठे ये सुविधा हमारी एम्बुलेंस में उस गाड़ी मशीन को ले जाकर करने की सुविधा देने जा रहे हैं। पहले जोधपुर में डायलिसिस कराते थे, लेकिन अब यहाँ सुविधा होने के बाद में मैक्सिमम पेशेंट यहाँ पर ही डायलिसिस है और वो बिल्कुल ही संतुष्ट है और एक अच्छी सुविधा का सेंटर बना। हमारे यहाँ पर 10 डायलिसिस मशीन है, जो क्या है कि एक पॉजिटिव पेशेंट के लिए 2 अलग रिजर्व कर रखी है। और ये मशीनें क्या है कि क्वालिटी वाइज सबसे अच्छी मशीन है। आजकल कई इंडियन मशीनें भी आ गई, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, क्वालिटी ऑफ डायलिसिस में विदेशी मशीनें जो जर्मनी से बनी है, उन मशीनों का डायलिसिस करते हैं, जिसमें काफी मरीजों को सेफ सुविधा इसमें काफी दे रखी है। ये दूसरा डायलिसिस है, यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं तो बोल भी हूँ भाई हमारे पाली में एम्स हो गया, एम्स जैसी सुविधा मिल गई है। नहीं, चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं लगता, फ्री में होता है। अच्छा स्टाफ है, अच्छी सफाई है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा लगा हमको यार। अस्पताल द्वारा रोगियों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है। यहाँ आंखों के इलाज के लिए भी मरीज दूर दूर से आते हैं। अस्पताल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए न केवल एक चिकित्सा केंद्र है, बल्कि मानवता की सेवा का प्रतीक बन चुका है। पाली के दानदाताओं ने ये साबित कर दिया है कि जब मानवता को प्राथमिकता दी जाती है तो असंभव कुछ भी नहीं होता। ये अस्पताल न केवल चिकित्सा का केंद्र है, बल्कि सेवा और संवेदनशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। उम्मीद है कि ऐसी पहले पूरे देश में भी प्रेरणा बनेंगी। दूरदर्शन के लिए पाली से शिरुद्दीन खान की रिपोर्ट।
राजस्थान के उदयपुर शहर को पर्यटन की नगरी कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण करने के लिए आते हैं और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के जाते हैं। पर्यटन को देखते हुए उदयपुर के ग्रामीणों ने एक पहल की है। इस पहल के तहत ग्रामीणों ने ट्री हाउस और मड हाउस तैयार किया है, जिसमें जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको वहाँ पर ठहरने का इंतजाम करते हैं, उनको खेती सिखाते हैं, उनको पशुपालन सिखाते हैं और उसके अलावा जो भी गतिविधियां गांव में होती हैं वो सभी कुछ दिखाते हैं। हालांकि इस पहल से कई सारे जो देशी विदेशी पर्यटक हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, वो लोग काफ़ी संख्या में वहां पहुंच भी रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस ट्री हाउस और मड हाउस में क्या कुछ है खास। उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल क्षेत्र झाड़ोल में रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए शिक्षांतर संस्थान द्वारा अनूठा नवाचार किया गया है। आपको बता दें कि झाड़ोल के रामिया गांव में ग्रामीण तरीके से प्रकृति के बीच होम स्टे तैयार किए गए हैं। ये होम स्टे ग्रामीणों के खेतों के बीच बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देशी विदेशी टूरिस्ट को प्रकृति से जोड़ने और गांव की संस्कृति से परिचित कराना है। शाम के समय यहाँ पर्यटकों के लिए लोकगीत और लोक नृत्य का प्रदर्शन होता है। साथ ही ढोल मंजीरों की धुन पर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। हम लोग यहाँ पर झाड़ोल में हमारा एक सेंटर है खेती विश्वविद्यालय के नाम से, और यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि कैसे अपना जो झाड़ोल का जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को जैविक कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो इसमें हमने जो वैसे बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं, हमने जो माध्यम चुना है वो है पहला तो एक युवाओं की ट्रेनिंग और किसानों का एक संगठन बनाना। इससे ये उद्देश्य है कि आज जितनी मार्केट में केमिकल वाली दवाएं हैं वो पैदावार अच्छा दे रहा है लेकिन शरीर के लिए बहुत नुकसान है। आज जो भी अगर ये बीमारियां उत्पन्न हो रही है ये सारे केमिकल दवाएं की वजह से हो रही है। हम सोचते हैं कि यहाँ की जो प्रगति से हम जो दवाएं बनाते हैं ये यूज लेंगे तो हमारे आसपास के फसल भी अच्छी पैदावारी होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, आसपास का वातावरण स्वस्थ रहेगा, इससे हानि नहीं पहुंचेगी। हम ये यहाँ से सीखें। झाड़ोल में करीब 12 होम स्टे शुरू हो चुके हैं, जहां अब तक सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण कर चुके हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक गांव में प्रकृति के बीच सुकून से रह पाते हैं। वे यहाँ का खान पान, रहन सहन और रीति रिवाजों को देखते हैं और समझते भी हैं। उन्हें फार्मिंग, पशुपालन आदि सिखाया जाता है और फार्मिंग से उत्पादित किए गए अनाज, मक्का और सब्जियों को टूरिस्ट को खिलाया जाता है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। हम पिछले साल 3 साल से हम जुड़े हुए हैं शिक्षांतर में और ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं इस बारे में सीखते भी है और छोटा से खेत करते भी है और कुकिंग के भी सीखते हैं और सिखाते हैं। मैं फर्स्ट में यहाँ आया था तो मुझे ये सब पता नहीं था कि जैविक खेती भी होती है और यहाँ पर ऐसी आदिवासी से लेके कि यहाँ ट्रेनिंग होती है। तो मैंने फर्स्ट बार आया तो यहाँ समझा कि यार ये ट्रेनिंग तो हमारे लिए आदिवासी युवाओं के लिए अच्छा है और खुद हम कैसे आगे बढ़ करके अपना खुद का कैसे कर सकें और बिना केमिकल जहर मुक्त खेती कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैदावार कैसे मिलें। तो फिर मैं यहाँ पर टीका और यहाँ पर अलग अलग आसपास के सभी लड़के आते हैं तो वो सीखते भी हैं और मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला। यहाँ अलग अलग दवाएं बनाते हैं, अलग अलग राज्य में हम गए, वहाँ पर ऑर्गेनिक खाना खिलाया और उनको भी समझ में आया नहीं यार ये तो अच्छा है अपने शरीर के लिए। होम स्टे की शुरुआत से पहले यहाँ आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिए ग्रामीणों की मदद से ट्री हाउस, मड हाउस स्टे भी तैयार किए हैं। साथ ही गांवों के बीच ऐसे होम स्टे भी बनाए गए हैं जिन्हें राजस्थानी झोपड़ी का लुक दिया गया है। इनको देख विदेशी पर्यटक काफी उत्साहित हो रहे हैं और पर्यटक यहाँ शहर की आबो हवा से दूर बहुत ही शांत और सुकून का पल महसूस करते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए उदयपुर से हमारे संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट।
दोस्तों, इस हफ्ते एक से बढ़कर एक फिल्म थिएटर पर आ चुकी हैं। इनमें ढेर सारा थ्रिल और एक्शन भी है। सोनू सूद के निर्देशन में बनी पहली फिल्म फतेह से लेकर शंकर की सोशल ड्रामा गेम चेंजर जैसी कई बेहतरीन फिल्में इस हफ्ते रिलीज हुई। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म फतेह की। मैं देखने में सीधा साधा और शांत था, लेकिन अपने दिमाग में मैंने तुम्हें पिछले 5 मिनट में 10 अलग अलग तरीकों से सोनू सूद की फिल्म फतेह के हीरो भी हैं और वो डायरेक्टर के साथ साथ फिल्म मेकर भी हैं। सोनू सूद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और ये एक जस्टिस थ्रिलर है जो 10 जनवरी को थिएटर में रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी साइबर क्राइम पर आधारित है। फिल्म लोन स्कैम साइबर माफिया को लेकर है। मुझसे माफी मांग लो। भाई गाड़ी निकालो, माफी मांगने जाना करता क्या तू? जो मैं करता था बहुत पहले छोड़ आया हूं, लेकिन तेरे लिए वो वापस शुरू करूंगा। फिल्म में सोनू सूद ने पूर्व आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया है जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर शांत जीवन छोड़ पंजाब में रहने लगा है, मगर एक युवा लड़की साइबर क्राइम का शिकार हो जाती है और दिल्ली में गायब हो जाती है। फिर फतेह साइबर माफिया से लड़ने और अन्य उनको दिलासा दिलाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए अपने फॉर्म में वापस आ जाता है और अपराधियों के छक्के छुड़ा देता है। फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस को हैकर दिखाया गया है जो इस मिशन में फतेह का साथ देती हैं। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, विजयराज, दिव्येंदु भट्टाचार्य भी दमदार किरदार में हैं। वहीं सोनू सूद ने अपनी फिल्म को लेकर इंस्टाग्राम पर फैंस को बड़ी जानकारी देते हुए अपना वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि साल 2020 में जब कोविड-19 आया तब हजारों लाखों लोग मुझ तक पहुंचना चाहते थे। उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई, उनके बैंक से पैसे निकाले गए। मैं सोच रहा था कि ये कहानी जो आपके लिए बनाई है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कैसे पहुंचे, इसको लेकर के 10 जनवरी को फिल्म रिलीज हो रही है और आपके लिए और पूरे देश के लिए पहले दिन इस फिल्म की टिकट मात्र 99 रुपए रखी गई है। इस फिल्म की पूरी कलेक्शन का जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ चैरिटी में जाएगा। दवाई ले लेनी चाहिए थी। और इसी के साथ आइए अब बात करते हैं फिल्म गेम चेंजर की। गेम चेंजर फिल्म निर्माता शंकर की एक राजनीतिक एक्शन थ्रिलर है। एक हाथी जो 10 निवालों में अपना पेट भरता है, अगर वो एक निवाला गिरा भी दे तो उसे वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही लाखों चिड़ियों का खाना हो सकता है। मैं भी आप सबसे वो हाथी का एक निवाला ही मान रहा हूं। शंकर ने पहले इंडियन, शिवाजी द बॉस और रोबोट जैसी बड़ी फिल्में दी हैं। गेम चेंजर के साथ वो एक राजनीतिक कहानी लेकर आ रहे हैं। RRR की ग्लोबल सक्सेस के बाद रामचरण अपनी पहली फिल्म को लेकर चर्चा में है। फिल्म की कहानी IAS ऑफिसर राम नंदन के इर्द गिर्द घूमती है जो भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने की कोशिश में लगा है। फिल्म की कहानी में तमिल निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज का भी योगदान है। इस कहानी में शासन, नैतिकता और न्याय जैसे विषयों को ध्यान में यानी कि विषयों को बहुत प्रमुखता से दिखाया गया है। तो एक सेकंड भी देखने लायक नहीं है। हाँ सर। तेरी मेरी सेटिंग नहीं हो सकती। अगर कुछ अच्छा करना हो तो सही वक्त का इंतजार नहीं करते। हाँ कर दो ना। बोप्पिली मोप्पी देव यानी मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में कुल 5 गाने हैं और उन्हें शूट करने में शंकर ने पूरे 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गाने के सेट, लोकेशन, डांसर से लेकर सब कुछ एकदम हटके हैं।
फिल्म में रामचरण के साथ कियारा आडवाणी, अंजलि, समुधीर कानी और MJ सूर्या प्रमुख भूमिका में हैं। ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हो रही है। तो मिनिस्टर रहेगा सिर्फ 5 साल के लिए, पर मैं मरते दम तक रहूंगा IAS। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा कि राजस्थान के किस शहर में क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं। बाड़मेर में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, तो वहीं उदयपुर में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे नवाचार किए गए हैं। और इसके अलावा हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुशीला मीणा की एक प्रेरित कहानी भी सुनाई है और मनोरंजन करने की भी पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर होंगी मुलाकात आपसे कुछ ऐसे ही जानकारी से भरपूर मुद्दों के साथ और कुछ ऐसे ही उत्प्रेरक कहानियों के साथ। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।